मैडम ये पागलपन है। आप उस दरोगा को नहीं जानती वो कैसा है। वो बहुत बड़ा कमीना है, वो आपको चोट पहुंचा सकता है। तुम टेंशन मत लो रामदीन, मैं वही देखने तो जा रही हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितना कमीना है। ऑटो वाले मोटा पैसा देने वाले, आजा सिग्नल तोड़ के वो ऑटो वाले। वर्दी पहन के भी जो नोटों का गुलाम निकले, उससे बड़ा सिस्टम का कोई बदनाम निकले। डंडा हाथ में है पर इंसाफ नहीं दिल में, ऐसे सिपाही से तो चोर भी शरीफ निकले। वर्दी पहन ली पर ईमान भूल गया, अब ये सिपाही नहीं रेट लिस्ट वाला गुंडा बन गया। आ रही हूँ तुम्हारी वर्दी उतारने, एक ऑटो वाली बनकर। अरे जानेमन कहाँ चली इस फटाफटिया को लेकर, जरा हमसे भी तो मिलती जाओ। बड़ी हसीन लग रही हो। जबान संभल के बात करो दरोगा, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ। एक ऑटो वाली होके मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। राणा प्रताप सिंह से तेरी इतनी हिम्मत। हवलदार उठा के भर गाड़ी में इस साली को, आज बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, बस धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। कहीं दूर किसी मंदिर से आरती की हल्की सी आवाज आ रही थी और सड़कों पर दूध की गाड़ियां चलने लगी थीं। सिविल लाइंस के सरकारी बंगले में एसपी नेहा शर्मा अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। रोज की तरह आज भी सुबह थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उन्होंने अपनी कड़क चमकती खाकी वर्दी नहीं निकाली थी। टेबल पर पड़ी थी एक पुरानी लाल रंग की सलवार कमीज, साथ में एक घिसा पिटा दुपट्टा और प्लास्टिक की सस्ती चप्पलें। नेहा ने आईने में खुद को देखा। आंखें वहीं थीं, तेज और पैनी, जिनसे बड़े बड़े अपराधी भी नजर नहीं मिला पाते। बालों में सस्ता सा चमेली का तेल लगाया और उन्हें कसकर बांध लिया। पीछे उनका भरोसेमंद हवलदार रामदीन खड़ा था। वह अपनी टोपी बार बार हाथ में घुमा रहा था। साफ दिख रहा था कि वह घबराया हुआ है। डरते डरते बोला, मैडम क्या यह सब जरूरी है? आप बस हुक्म दीजिए, उस नाके के सारे पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर देंगे। आप खुद क्यों जा रही हैं? नेहा पलटी। अब उनके चेहरे पर एसपी वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपनी कलाई से महंगी घड़ी उतारी और टेबल पर रख दी। ढीले से बोली, रामदीन, गंदगी साफ करनी हो तो खुद कीचड़ में उतरना पड़ता है। अगर मैं वर्दी में वहां गई तो सब कुछ ठीक दिखेगा, सब सुधर जाएंगे। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे यह देखना है कि बिना वर्दी के एक आम इंसान के साथ क्या होता है। उन्होंने सस्ती चप्पलें पहन ली। पैरों को अजीब लगा। आदत तो भारी पुलिस बूट्स की थी। फिर एक पुराना सा गंदा झोला कंधे पर डाल लिया। नेहा ने कहा, अगले 4 घंटे के लिए मैं एसपी नेहा शर्मा नहीं हूं। मैं हूं सुनीता, 3 बच्चों की मां, जिसका पति शराबी है और जो घर चलाने के लिए रिक्शा चलाती है, समझे? रामदीन ने भारी मन से सिर हिलाया। जी मैडम, बैकअप टीम तैयार रहेगी, उसने इशारे से अपने कान की तरफ बताया। नेहा ने दुपट्टे के नीचे कान में चावल के दाने जितना छोटा वायरलेस सेट लगा लिया और बोली, मैं कनेक्टेड हूं रामदीन, चिंता मत करना, बस ध्यान रखना कोई मुझे सैल्यूट न ठोक दे। इतना कहकर नेहा शर्मा, जो अब सुनीता थी, बंगले के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर एक पुराना सा ई रिक्शा खड़ा था और पीछे की सीट पर एक फटा हुआ स्टिकर लगा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जो शायद इस मिशन के लिए एकदम सही था। ई रिक्शा चलाना पुलिस की जीप चलाने से बहुत अलग था। जीप में पावर स्टीयरिंग होता था, एक इशारे पर गाड़ी मुड़ जाती थी, लेकिन ई रिक्शा का हैंडल इतना भारी था कि मोड़ने में नेहा के कंधों की कसरत हो गई। जैसे ही वह मुख्य सड़क पर आई, दुनिया बदल गई। जब वह अपनी पुलिस की गाड़ी में चलती थी तो ट्रैफिक अपने आप खुल जाता था। लोग रास्ता देते थे, लाल बत्ती भी हरी हो जाती थी, लेकिन आज वह अदृश्य थी। एक बड़ी एसयूवी कार ने उसे इतनी जोर से हॉर्न दिया कि नेहा का हाथ हिल गया। कार वाले ने खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया, अरे ओ आंटी, घर में जगह नहीं है क्या, जो सड़क पर मरने आ गई? नेहा के अंदर का पुलिस वाला एक पल के लिए जाग गया। मन किया कि अभी गाड़ी रोककर उस बदतमीज का लाइसेंस रद्द कर दे और उसे सड़क सुरक्षा पर 2 घंटे का लेक्चर दे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने अपनी गर्दन झुकाई और रिक्शा साइड में कर लिया। सुनीता, याद रख, तू सुनीता है, उसने खुद को बुदबुदाकर याद दिलाया। तभी उसे पहली सवारी मिली। एक भारी भरकम सब्जी वाली आंटी थी, जिनके पास 2 बड़े टोकरे थे। उन्होंने हाथ दिया। नेहा ने रिक्शा रोका। आंटी ने पूछा, सब्जी मंडी चलोगी? साथ ही पान चबाते हुए रिक्शे को ऐसे देखा जैसे उसे खरीद रही हो। जी बैठिए, नेहा ने आवाज को थोड़ा दबाकर कहा। आंटी ने टोकरा चढ़ाते हुए पूछा, पैसे कितने लोगी? जो सही लगे दे देना माँ जी। नेहा ने सोचा कि गरीब औरत का रोल ऐसे ही प्ले करना चाहिए, लेकिन आंटी तो पक्की खिलाड़ी थी। अरे सही क्या होता है, 20 रुपए दूंगी,
चलना है तो बोल। नेहा हैरान रह गई। यहां से मंडी कम से कम 3 किलोमीटर थी। 20 रुपए माँ जी बैटरी का खर्चा भी नहीं निकलेगा। 40 तो दीजिए। छल छल ज्यादा नाटक मत कर। नई नई आई है क्या सड़क पर? 20 ही लगते हैं। चलना है तो चल, नहीं तो वह देख पीछे वाला आ रहा है। नेहा को हंसी आ गई। जिस एएसपी से बड़े बड़े गुंडे मोल भाव करने से डरते थे, आज एक सब्जी वाली उसे 20 रुपए पर धमका रही थी। ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बैठ जाओ। रास्ते भर वह सब्जी वाली फोन पर अपनी बहू की बुराई करती रही। हाँ रे विमला, क्या बताऊं, महारानी 9 बजे सोकर उठती है। मैंने तो कह दिया मेरे बेटे को फंसाया है इसने। नेहा रिक्शा चलाती रही, लेकिन उसके कान खड़े थे। ये बातें, ये शिकायतें, ये आम जिंदगी, ये सब इस बड़ी एसी कमरों में बैठकर फाइलों में नहीं मिलती। उसे महसूस हुआ कि वर्दी पहनने के बाद इंसान और समाज के बीच एक दीवार बन जाती है। आज वह दीवार गिर चुकी थी। अचानक एक गड्ढा आया और रिक्शा जोर से उछला। सब्जी वाली चिल्लाए, अरे क्या चला रही है, मार डालेगी क्या? कमर तोड़ दी मेरी और धीरे चला। माफ करना माँ जी, सड़क खराब है। सब्जी वाली ने थूकते हुए कहा। सड़क खराब नहीं है, सरकार खराब है। वो नई एसपी आई है ना शहर में, क्या नाम है उसका, शर्मा वर्मा। सुना है बड़ी सख्त है, पर सड़कें तो वैसी की वैसी हैं, सब मिली भगत है। नेहा को झटका लगा। अपनी ही आलोचना सुनना आसान नहीं होता। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ सड़कें ही नहीं माँ जी, आज पूरा सिस्टम साफ करने निकली हूं। मंडी छोड़ने के बाद नेहा शहर के उस व्यस्त चौराहे की तरफ बढ़ी जहां की शिकायतें लगातार आ रही थीं। घंटा घर चौराहा, यहां का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बिलाल अहमद नहीं बल्कि राणा प्रताप सिंह था। नाम में प्रताप था लेकिन काम में सिर्फ पाप। खुफिया रिपोर्ट थी कि राणा और उसके 2 सिपाही ई रिक्शा और ऑटो वाले से अवैध वसूली करते हैं। जो पैसा नहीं देता उसका रिक्शा सीज कर लिया जाता है या फिर उसे डंडों से पीटा जाता है। जैसे जैसे नेहा घंटा घर के पास पहुंची, उसे ट्रैफिक का दबाव महसूस होने लगा। उसने अपना रिक्शा एक चाय की टपरी के पास रोका जहां कुछ और रिक्शे वाले खड़े थे। उसे माहौल समझना था। एक दुबला पतला रिक्शा वाला जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी, बीड़ी पी रहा था। नेहा ने अपना रिक्शा उसके पास लगाया। भैया, नेहा ने संकोच भरे स्वर में पूछा, यहां सवारी मिल जाएगी क्या? लड़के ने बीड़ी का कश लिया और नेहा को दया भरी नजरों से देखा। नहीं हो क्या मौसी? मौसी सुनकर नेहा को थोड़ी चिढ़ हुई, पर वो पी गई। हाँ बेटा, आज ही निकाली है गाड़ी, घर में बहुत तंगी है। लड़के ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, तो फिर यहां से निकल लो, ये राणा का इलाका है। राणा? नेहा ने अनजान बनते हुए पूछा। दरोगा राणा प्रताप, लड़के ने सामने बैरिकेड की तरफ इशारा किया। वहां पुलिस की वर्दी में 3 लोग खड़े थे। एक मोटा सा आदमी कुर्सी पर बैठा था और 2 सिपाही डंडा लेकर हर ऑटो वाले को रोक रहे थे। नेहा ने कहा, तो क्या हुआ? मेरे पास तो सारे कागज हैं, लाइसेंस भी है। वहां खड़े 3-4 रिक्शे वाले जोर से हंस पड़े। एक बुजुर्ग रिक्शे वाले ने अपनी गमछा झाड़ते हुए कहा, कागज? अरे पगली, यहां कागज नहीं, गांधी जी चलते हैं। वह गुलाबी वाले गांधी जी। नेहा के अंदर की धड़कन तेज हो गई। उसे सबूत चाहिए थे, ठोस सबूत, पर पुलिस तो रक्षा के लिए होती है ना। नेहा ने जानबूझकर एक मासूम सवाल फेंका। नौजवान लड़का रिक्शे से नीचे उतरा। रक्षा किसकी? हमारी मौसी। तुम किस दुनिया में हो? अभी कल की बात है। राजू काका, वह जो लंगड़ा कर चलते हैं, उनके पास हफ्ता देने के पैसे नहीं थे। राणा साहब ने उनका रिक्शा पलट दिया, बैटरी फोड़ दी। अब राजू काका घर पर पड़े हैं, भूखे मर रहे हैं। नेहा की मुट्ठियां भिंज गईं, उसका खून खल रहा था। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह गरीबों के पेट पर लात मारना था। नेहा ने पूछा, कोई कुछ बोलता नहीं? बुजुर्ग ने कहा, कौन बोलेगा, गरीब की आवाज कौन सुनता है? जाओ बहन, किसी और रास्ते से जाओ, यहां कमाई से ज्यादा गंवाना पड़ेगा। नेहा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दुपट्टे के नीचे छिपे माइक्रोफोन को टैप किया। यह संकेत था उसकी बैकअप टीम के लिए कि वह एक्शन जोन में जा रही है। नहीं काका, नेहा ने रिक्शा स्टार्ट किया। अब तो इसी रास्ते से जाऊंगी, देखती हूं कितना बड़ा शेर है यह राणा। रिक्शे वालों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। अरे मत जा, पीछे से आवाज आई। लेकिन नेहा का रिक्शा अब धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से उस बैरिकेड की तरफ बढ़ रहा था। घंटा घर चौराहे पर धूप अब तेज हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर राणा प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे किसी रियासत का राजा हो। राणा का काम करने का तरीका बहुत साफ था। वह खुद कम बोलता था, उसके सिपाही कांस्टेबल दुबे और कांस्टेबल यादव ज्यादा भौंकते थे। नेहा ने अपना रिक्शा जानबूझकर थोड़ा टेढ़ा करके बैरिकेड के पास रोका। उसकी नजरें बाज की तरह हर हरकत को रिकॉर्ड कर रही थीं। उसने देखा कि एक ऑटो वाले को रोका गया। ऑटो वाले ने हाथ जोड़कर कुछ कहा। कांस्टेबल दुबे ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ऑटो वाले ने चुपचाप जेब से 200 रुपए निकाले और कांस्टेबल के हाथ में रख दिए।
कांस्टेबल ने पैसे लेकर उसे जाने का इशारा किया। कोई रसीद नहीं, कोई चालान नहीं, सीधी लूट। अब बारी नेहा की थी। कांस्टेबल यादव ने डंडा मारकर नेहा के रिक्शे के आगे का शीशा खटखटाया। ओए रोक रोक इसे। नेहा ने ब्रेक लगाया। यादव ने गुटखा चबाते हुए कहा, कागज दिखा। नेहा ने अपनी सीट के नीचे से एक प्लास्टिक का थैला निकाला। उसमें कुछ पुराने पेपर्स थे। उसने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाया। ये लीजिए साहब। यादव ने पेपर्स को हाथ भी नहीं लगाया। उसने डंडे से पेपर्स को नीचे गिरा दिया। कागज को क्या चाटूं? नियम नहीं पता क्या यहां का? नेहा रिक्शे से उतरी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और हाथ जोड़े। साहब मैं नई हूं, क्या नियम है? तभी कुर्सी पर बैठा राणा प्रताप सिंह उठा। वह धीरे धीरे एक मगरमच्छ की चाल में नेहा के पास आया। उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी। नई है। राणा ने नेहा के रिक्शे को ठोकर मारी। तभी इतनी चमक है रिक्शे में। देख मौसी, यहां गाड़ी चलानी है तो राणा टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स? नेहा ने भोलेपन से पूछा। पर साहब मैंने तो आरटीओ में पैसे जमा किए थे। वहां मौजूद सिपाही ठहाका मारकर हंसे। राणा भी हंसा। आरटीओ सरकार का है, यह सड़क राणा की है। राणा ने नेहा के चेहरे के करीब आकर कहा। उसके मुंह से प्याज और शराब की बासी बदबू आ रही थी, लेकिन वह डटी रही। नेहा ने पूछा, कितने पैसे साहब? मैं गरीब औरत हूं, पति बीमार है। नाटक बंद कर। राणा एकदम से सख्त हो गया। रोज का 100 रुपए और आज की एंट्री फीस 500। अभी निकाल 500। नेहा की आवाज कांपी। ड्रामा करते हुए साहब सुबह से सिर्फ 20 रुपए कमाए हैं। वह सब्जी वाली भी लूट कर चली गई। मेरे पास नहीं है पैसे, नहीं है। राणा ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। तो फिर रिक्शा यहीं जमा कर दे, जब पैसे हो जाए तब ले जाना। दुबे चाबी निकाल इसकी। दुबे आगे बढ़ा और नेहा के हाथ से चाबी छीनने लगा। नेहा ने चाबी कसकर पकड़ ली। मत करो साहब, नेहा गिड़गिड़ाई। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। राणा ने बेरहमी से कहा, मरने दे। इस देश में वैसे भी आबादी बहुत है, 2-4 कम हो जाएंगे तो सरकार का भला ही होगा। ये शब्द नेहा के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। एक पुलिस वाला जिसे रक्षा की शपथ दिलाई गई थी, वह नागरिकों की मौत की कामना कर रहा था। अब सब्र का बांध टूटने वाला था। छोड़ चाबी। दुबे ने नेहा की कलाई मरोड़ी। दर्द हुआ। नेहा एक रिफ्लेक्स एक्शन में दुबे को पटक सकती थी, लेकिन उसे अभी और सबूत चाहिए थे। उसे देखना था कि यह किस हद तक गिर सकते हैं। चाबी दुबे के हाथ में आ गई। चल भाग यहां से। राणा ने हाथ हिलाया। कल पैसे लेकर आना, तब रिक्शा मिलेगा। नेहा अपनी जगह से नहीं हिली। उसके आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। लोग तमाशबीन बने खड़े थे। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। नेहा ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। अब उसकी आंखों में वो सुनीता वाला डर नहीं था। अब वहां एसपी नेहा शर्मा की आंख थी। उसने राणा की आंखों में सीधे देखा। साहब, नेहा की आवाज बदल गई थी। अब वह भारी और स्थिर थी। आप वर्दी में हैं इसलिए इज्जत कर रही थी, लेकिन आप तो वर्दी के पीछे छिपे गुंडे निकले। सन्नाटा छा गया। वहां खड़े रिक्शे वाले, पान वाला राहगीर, सब हैरान रह गए। एक साधारण सी औरत दरोगा को जवाब दे रही थी। राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बोली तू गुंडा? तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। उसने हाथ उठाया नेहा को मारने के लिए। नेहा ने राणा का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। राणा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब हैरानी और डर का मिश्रण था। औरत पर हाथ उठाता है? नेहा ने दांत पीसते हुए कहा। वह भी तब जब वह अपनी मेहनत की कमाई मांग रही हो। छोड़ मेरा हाथ, राणा चिल्लाया। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? नेहा ने एक झटका दिया और राणा पीछे की तरफ लड़खड़ाया। राणा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक साधारण सी सलवार कमीज पहनी औरत ने न केवल उसका हाथ पकड़ा था, बल्कि उसे पीछे धकेल दिया था। भीड़ में मौजूद वह बुजुर्ग रिक्शा वाला बुदबुदाया, गई, आज यह बेचारी गई। राणा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राणा ने अपनी बेल्ट ठीक की और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दहाड़ा, तेरी इतनी हिम्मत? तूने एक अन ड्यूटी पुलिस अफसर पर हाथ उठाया है। तुझे पता है इस जुर्म की सजा क्या है? तुझे ऐसी काल कोठरी में सड़ाऊंगा कि तेरे बच्चे तेरी शक्ल तक भूल जाएंगे। नेहा, जो अभी भी सुनीता के किरदार में थी, ने अपनी आंखों की तीव्रता को थोड़ा कम किया ताकि राज ना खुल जाए। उसने अपने लहजे में थोड़ा गुस्सा और थोड़ी लाचारी मिलाते हुए कहा, साहब, कानून सबके लिए बराबर है। आपने मेरा रिक्शा छीना, मेरे हाथ मरोड़े। क्या कानून आपको यही सिखाता है? मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन लावारिस नहीं हूं। कानून मैं हूं यहां का। राणा ने चिल्लाकर कांस्टेबल दुबे को इशारा किया। दुबे, डाल इसे जीप में, इसे थाने ले चलो, वहां इसे असली कानून समझाते हैं। दुबे और यादव ने लपक कर नेहा की बाजू पकड़ने की कोशिश की। नेहा के पास 2 रास्ते थे। या तो वह अभी वायरलेस सेट पर रामदीन को इशारा कर देती और पूरी टीम वहां पहुंच जाती, या फिर वह थाने जाकर उस अंधेरी कोठरी का सच देखती जहां आम लोगों को प्रताड़ित किया जाता था।
उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने विरोध का नाटक किया। छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है? अरे कोई तो बचाओ। भीड़ खामोश रही। समाज की यही बेबसी नेहा को चुभ रही थी। उसे धक्का देकर पुलिस की जीप के पीछे वाले हिस्से में डाल दिया गया। राणा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा और जीप सायरन बजाते हुए सिविल लाइंस कोतवाली की तरफ चल दी। अदृश्य जाल, वायरलेस की फुसफुसाहट। जीप के अंदर नेहा ने बड़ी चालाकी से अपने दुपट्टे को इस तरह ठीक किया कि उसका हाथ कान के पास लगे छोटे से वायरलेस सेट तक पहुंच गया। उसने उसे 2 बार टैप किया। यह रामदीन के लिए सिग्नल था कि टारगेट मूव कर रहा है और बैकअप टीम को दूरी बनाए रखनी है। रामदीन, जो सिविल ड्रेस में एक पुरानी मोटरसाइकिल पर पीछे चल रहा था, ने अपने कान में लगी डिवाइस पर सिग्नल मिलते ही हेलमेट के अंदर बुदबुदाया, मैडम, आप खतरे से खेल रही हैं। यह राणा पागल कुत्ता है। कोतवाली पहुंचते ही नजारा और भी भयावह था। थाने के बाहर एक बेंच पर एक बूढ़ी औरत रो रही थी। शायद उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे ही जीप रुकी, राणा उतरा और चिल्लाया, मुंशी, इस औरत को महिला हवालात में डाल और इसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने की FIR लिख। मुंशी ने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ी हिम्मत वाली है तू तो, यहां बड़े बड़े सूरमा पानी मांगते हैं। नेहा को उस छोटी सी बदबूदार हवालात में धकेल दिया गया जहां पहले से ही 2 महिलाएं बैठी थीं। एक छोटी सी चोरी के आरोप में थी और दूसरी बस संदेहास्पद होने के कारण। नेहा एक कोने में बैठ गई। उसने देखा कि थाने के अंदर का माहौल किसी वसूली केंद्र जैसा था। हर टेबल पर पैसों का लेन देन हो रहा था। तभी राणा हवालत के पास आया। उसने सलाखों के बीच अपना डंडा फंसाया और बोला, हाँ रे सुनीता, अब बोल, अभी भी वक्त है। अपने घर से 2000 रुपए मंगवा ले और माफीनामा लिख दे, वरना रात भर यहां जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं की होगी तूने। नेहा ने ऊपर देखा। उसकी आवाज अब शांत थी। साहब, अगर मैं पैसे दे दूं तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा? क्या आप फिर किसी और सुनीता को नहीं पकड़ेंगे? राणा ठहाका मारकर हंसा। अरे पगली, ये धंधा है। तू अकेली थोड़ी ही है। शहर के हर चौराहे से हिस्सा आता है, ऊपर तक जाता है। तू बस अपना सोच। ऊपर तक मतलब SP मैडम तक। नेहा ने जानबूझकर दाम फेंका। राणा का चेहरा तमतमा उठा। उसमें साहब की बात मत कर। वह तो नई नई आई है। उसे लगता है कि वह शहर बदल देगी। उसे तो हम फाइलों के जाल में ऐसा उलझाएंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है। हम उसे वही दिखाते हैं जो हम चाहते हैं। नेहा के लिए यह सबसे बड़ा सबूत था। सिस्टम की दीमक अंदर तक थी। रात के 9 बज चुके थे। थाने में सन्नाटा बढ़ने लगा था। राणा और उसके साथी शराब की महफिल जमाने की तैयारी में थे। उन्हें लग रहा था कि आज एक विद्रोही को उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। तभी थाने के बाहर 3 सफेद गाड़ियां आकर रुकी। कोई सायरन नहीं था, लेकिन गाड़ियों की चमक बता रही थी कि कोई बड़ा अधिकारी आया है। संतरी हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। गाड़ी से हेड कांस्टेबल रामदीन उतरा, लेकिन अब वह अपनी पूरी वर्दी में था। सीने पर लगे मेडल चमक रहे थे। उसके पीछे 10 हथियार बंद कमांडो थे। राणा लड़खड़ाते हुए बाहर आया। अरे रामदीन भाई, आप यहाँ इस वक्त? कोई खास बात? SP मैडम ने कुछ संदेश भेजा है क्या? रामदीन ने एक गहरी और ठंडी नजर राणा पर डाली और बिना कुछ बोले सीधे महिला हवालात की तरफ बढ़ा। राणा के माथे पर पसीना आ गया। अरे भाई साहब, उधर कहां? उधर तो एक मामूली अपराधी औरत है। रामदीन हवालात के सामने रुका और अपनी एड़ी मिलाकर एक कड़क सैल्यूट ठोका। पूरा थाना जम गया। राणा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंशी के हाथ से पेन गिर गया। नेहा धीरे से उठी। उसने अपने चेहरे से धूल पोंछी और बिखरे हुए बालों को ठीक किया। उसने हवालात की सलाखों को पकड़कर राणा की तरफ देखा। ताला खोलो रामदीन। नेहा की आवाज में अब वह कड़कपन था जो पूरे जिले को कंपा देता था। रामदीन ने तुरंत चाबी ली और दरवाजा खोला। नेहा बाहर निकली। उसने धीरे से पास की मेज पर रखी अपनी वही महंगी घड़ी उठाई जो रामदीन उसके लिए लेकर आया था। उसे कलाई पर बांधते हुए वह राणा प्रताप सिंह के पास जाकर खड़ी हुई। राणा, टैक्स 500 रुपए, एंट्री फीस और 2000 रुपए माफीनामा। यही रेड कार्ड था ना तुम्हारा? नेहा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें मौत जैसी खामोशी थी। राणा के घुटने कांपने लगे। मैडम, आप सुनीता, मेरा मतलब है, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं पहचान नहीं पाया। पहचान तो तुम अब भी नहीं पाए हो राणा। नेहा ने उसके कंधे पर लगा स्टार खींचकर तोड़ दिया। तुमने ASP नेहा शर्मा को नहीं पहचाना, वो छोटी बात है, लेकिन तुमने उस सुनीता को नहीं पहचाना जो दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों को पालती है। तुमने उस बुजुर्ग रिक्शे वाले को नहीं पहचाना जिसकी तुमने लाठी तोड़ी। तुमने वर्दी को नहीं पहचाना जिसे पहनकर तुम रक्षक बने थे। अगले 1 घंटे में कोतवाली का मंजर बदल गया। नेहा शर्मा अब अपनी पूरी दबंगई में थी। उसने वहीं बैठकर आदेश जारी किए। सस्पेंशन और गिरफ्तारी। राणा प्रताप सिंह, कांस्टेबल दुबे और यादव को तुरंत हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ जबरन वसूली,
डराने धमकाने और भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। राजू काका का इंसाफ। नेहा ने अपनी जेब से पैसे निकालकर रामदीन को दिए और कहा, उस राजू काका के घर जाओ, नया ई रिक्शा दिलवाओ और उनके इलाज का पूरा खर्च पुलिस वेलफेयर फंड से जाएगा। थाने के बाहर खड़ी उस रोती हुई बुढ़िया को अंदर बुलाया गया। नेहा ने खुद उसकी कुर्सी खींची और उसकी शिकायत सुनी, लेकिन नेहा के कपड़े अभी भी धूल से सने थे और उनके शरीर पर वही पुरानी लाल सलवार कमीज थी। उन्होंने रामदीन को इशारा किया। रामदीन समझ गया और तुरंत बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी से एक बैग लेकर आया जिसमें मैडम की आयरन की हुई कड़क वर्दी रखी थी। नेहा थाने के पीछे बने सरकारी आवास में गई। 10 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो वहां सुनीता नहीं बल्कि आयरन लेडी एसपी नेहा शर्मा खड़ी थी। कंधों पर चमकते सितारे, पैरों में पॉलिश किए हुए भारी पुलिस बूट्स और चेहरे पर वही कड़क अनुशासन। उन्होंने अपनी कैप ठीक की और सीधे पूछताछ कक्ष की ओर बढ़ी। पूछताछ कक्ष में एक ही टेबल थी और 2 कुर्सियां। एक तरफ राणा बैठा था, सिर झुकाए, दूसरी तरफ खाली कुर्सी थी। नेहा ने दरवाजा खोला और अंदर आई। राणा ने नजर उठाकर देखा। वर्दी में नेहा और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। नेहा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तो राणा कैसा लगा मेरा रिक्शा? मैडम, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने तो बस, नेहा ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। झूठ, मेरे सामने झूठ मत बोलना। तुम्हारी पूरी करतूत मेरे पास रिकॉर्ड है और सिर्फ आज की नहीं, पिछले 1 महीने से मेरी टीम सादे कपड़ों में तुम पर नजर रख रही थी। राणा चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। नेहा थोड़ा आगे झुकी। अब मुझे सच बताओ, तुम अकेले नहीं हो। एक सब इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह पूरे शहर को लूट सके। किसके इशारे पर कर रहे थे ये सब? ऊपर किसको हिस्सा जाता है? राणा की आंखें इधर उधर भागने लगी। वो डर रहा था। नेहा से तो डर था ही, लेकिन शायद उसे किसी और का डर ज्यादा था। राणा फुसफुसाया, मैडम, अगर मैंने मुंह खोला तो मैं मारा जाऊंगा। नेहा ने सीधा जवाब दिया, अगर मुंह नहीं खोला तो जेल में पूरी जिंदगी सड़ोगे। मैं तुम्हें सरकारी गवाह अप्रूवल बना सकती हूँ, सजा कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम चुप रहे तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी पेंशन सब्स्त हो और तुम्हारा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे तुमने राजू काका को किया था। राणा कांप गया। परिवार का नाम सुनकर वो टूट गया। वो राणा ने हकलाते हुए कहा, यह सब भैया जी के इशारे पर होता है। कौन भैया जी? राणा ने नाम उगला। विधायक के साले मोंटी सिंह। पूरे शहर के ई रिक्शा और ऑटो स्टैंड का ठेका उनके पास है। वह हर थाने से महीना लेते हैं। अगर हम वसूली करके नहीं देते तो हमारा ट्रांसफर बीहड़ में करवा देते हैं। नेहा के माथे पर लकीरें गहरी हो गईं। मामला जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यह सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाले की कहानी नहीं थी, यह एक पूरा सिंडिकेट का था। राजनीति और अपराध का गठजोड़ मोंटी सिंह। नेहा ने नाम दोहराया। सुना है उसका बड़ा रसूख है। जी मैडम, राणा ने कहा, उससे पंगा मत लीजिए, वह आपको यहां टिकने नहीं देगा। पिछले एसपी साहब का ट्रांसफर भी उसी ने करवाया था। नेहा खड़ी हो गई। उसने अपनी टोपी ठीक की। राणा, शायद तुम्हें पता नहीं, मुझे ट्रांसफर से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है तो बस इस बात से कि रात को सोने से पहले मुझे यह ना लगे कि मैंने अपना काम नहीं किया। उसने बाहर खड़े संतरी को आवाज दी, इसे लॉकअप में डालो और इसकी सुरक्षा बढ़ा दो। इसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। यह अब हमारा सबसे कीमती गवाह है। नेहा अपने केबिन में लौटी। उसने खिड़की से बाहर देखा। शाम हो रही थी। सूरज ढल रहा था और शहर की बत्तियां जलने लगी थी। मामला अब सीधा नहीं रहा था। मोंटी सिंह का मतलब था सीधे सत्ता से टकराव। मोंटी सिंह शहर का वह बाहुबली था जिसके दरबार में पुलिस वाले भी सलाम ठोकने जाते थे। नेहा ने अपना फोन उठाया और अपने पति रोहन को कॉल किया। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान। हेलो सुपरक, आज की रिक्शा राइड कैसी रही? सवारी मिली या खाली हाथ लौटी? नेहा मुस्कुरा दी। रोहन ही वह इंसान था जो उसे इस तनाव में भी हंसा सकता था। सवारी तो बहुत मिली रोहन, पर अब रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ आने वाला है। मैंने आज एक शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। रोहन ने संजीदगी से कहा, तुम तो शेरनी हो नेहा, बस ध्यान रखना। और हाँ, घर जल्दी आना। आज मैंने खाना बनाया है, जला हुआ हो सकता है पर प्यार से बनाया है। नेहा हंस पड़ी। ठीक है, आती हूं। उसने फोन रखा। तभी उसके ऑफिस का लैंडलाइन बजा। इस वक्त लैंडलाइन बजने का मतलब अक्सर मुसीबत होता है। नेहा ने रिसीवर उठाया। एसीपी सिटी नेहा शर्मा। दूसरी तरफ से एक भारी और रबरदार आवाज आई, नमस्ते कप्तान साहिबा, मैं मोंटी सिंह बोल रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा की पकड़ रिसीवर पर मजबूत हो गई। खबर इतनी जल्दी पहुंच गई। कहिए, सुना है आपने हमारे एक छोटे भाई राणा को पकड़ लिया है। मोंटी की आवाज में एक छिपी हुई धमकी थी। बच्चा है, नादान है, छोड़ दीजिए। क्यों नए शहर में दुश्मनी पाल रही हैं? हम तो दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। नेहा ने एक गहरी सांस ली।
ये वह पल था जहां उसे तय करना था समझौता या युद्ध। मिस्टर मोंटी, नेहा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, दोस्ती हम बराबरी वालों से करते हैं, मुजरिमों से नहीं। और रही बात राणा की, तो वह बच्चा नहीं, एक दाग है जिसे मैंने साफ किया है। और सुनिए, नेहा ने 1 सेकंड का पॉज लिया। तैयार रहिए, अगला नंबर आपका ही है। और उसने मोंटी सिंह के जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। उसने इंटरकॉम दबाया। रामदीन जी मैडम, पूरी टीम को तैयार करो। आज रात हम मोंटी सिंह के अवैध गोदामों पर रेड मारेंगे। वारंट मैं खुद लेकर आ रही हूं। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन नेहा शर्मा के लिए दिन अभी शुरू हुआ था। मोंटी सिंह को दी गई धमकी नेहा को भारी पड़ने वाली थी। नेहा ने जिस रात रेड प्लान की थी, वह रात उसकी जिंदगी की सबसे काली रात साबित हुई। नेहा अपनी टीम के साथ मोंटी के गोदाम पर पहुंची। उसे खबर थी कि वहां अवैध शराब और वसूली का पैसा रखा है। दरवाजा तोड़ो, नेहा ने आदेश दिया। पुलिस अंदर घुसी, लेकिन गोदाम खाली था, बिल्कुल साफ। वहां धूल का एक कण भी नहीं था। यह क्या? नेहा हैरान रह गई। मुखबिर की खबर पक्की थी। तभी बाहर सायरन बजे, लेकिन यह पुलिस की गाड़ियां नहीं, मीडिया की वैन थी। कैमरामैन और रिपोर्टर्स ने नेहा को घेर लिया। मैडम, क्या यह सच है कि आप हफ्ता ना मिलने पर व्यापारियों को परेशान कर रही हैं? एक रिपोर्टर ने माइक उनके मुंह पर लगा दिया। मैडम, आरोप है कि आपने अपने ड्राइवर के जरिए 1 लाख रुपए की रिश्वत ली है। नेहा का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहां रेड मारने आई हूं। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम वहां आ पहुंची। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी ने नेहा को एक वारंट दिखाया। सॉरी मिस नेहा, हमें आपकी सरकारी गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। खबर है कि उसमें ड्रग्स और कैश है। नेहा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरी गाड़ी, आप होश में तो हैं? सिपाहियों ने नेहा की सरकारी जिप्सी की पिछली सीट खोली। वहां एक बैग रखा था। नेहा ने वह बैग आज तक नहीं देखा था। बैग खोला गया। उसमें नोटों की गड्डियां और ड्रग्स के पैकेट थे। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोंटी सिंह ने बहुत ही गंदा खेल खेला था। उसने न सिर्फ सबूत मिटाए, बल्कि उल्टा नेहा को ही फंसा दिया। अगले 1 घंटे में सब कुछ बदल गया। नेहा के हाथ से उसका वायरलेस ले लिया गया। डीएसपी ने भारी मन से कहा, मैडम, ऊपर से ऑर्डर है, आपको सस्पेंड किया जाता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आप शहर नहीं छोड़ सकती। अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन थी, लेडी सिंघम या वसूली क्वीन, एएसपी नेहा शर्मा सस्पेंड। जिस समाज के लिए नेहा लड़ रही थी, वही समाज अब उस पर उंगलियां उठा रहा था। न्यूज चैनल्स पर मोंटी सिंह सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर इंटरव्यू दे रहा था। जी, मुझे तो पहले ही पता था ये मैडम ईमानदार होने का नाटक करती थी, लेकिन असल में ये हम शरीफों को ब्लैकमेल करती थी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। नेहा अपने सरकारी बंगले के ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन आंसू नहीं थे। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं। तभी उसके पति रोहन ने टीवी बंद कर दिया। नेहा, यह सब बकवास है, हम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने धीरे से कहा, रोहन, कोर्ट सबूत मांगता है, और सबूत उन्होंने मेरी ही गाड़ी में प्लांट कर दी। पूरा सिस्टम बिका हुआ है। डीआईजी सर, वो एनसीबी वाले सब मोंटी की जेब में हैं। रोहन ने पूछा, तो क्या तुम हार मान लोगी? नेहा उठी। उसने दीवार पर टंगी अपनी खाली वर्दी को देखा। नहीं रोहन, उन्होंने मेरे शरीर से वर्दी उतारी है। मेरी रूह से पुलिस वाला नहीं निकाल सकते। मोंटी सिंह ने गलती कर दी। जब तक मैं वर्दी में थी, मैं नियमों में बंधी थी। अब मैं सस्पेंडेड हूं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वह सबसे खतरनाक होता है। नेहा ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। दुनिया को लगा कि वह डिप्रेशन में है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे नेहा ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया था। उसका साथ देने के लिए 2 ही लोग बचे थे जो अभी भी वफादार थे। एक रामदीन, उसका पुराना हवलदार जो छुट्टी लेकर उससे मिलने आया था। दूसरा सोनू, वो रिक्शा वाला जिसने नेहा को बचाया था। एक रात नेहा भेष बदलकर जीन्स हुडी और टोपी पहनकर पिछले दरवाजे से निकली और एक सुनसान पार्क में सोनू और रामदीन से मिली। सोनू ने जोश में कहा, मैडम, पूरा रिक्शा स्टैंड आपके साथ है, आप बस हुक्म दीजिए। नेहा ने कहा, सोनू, मुझे इमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन चाहिए। मोंटी सिंह का सारा काला पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, मुझे वह नस दबानी है। सोनू ने इधर उधर देखा और बोला, मैडम, मोंटी का एक कैश बैंक चलता है जो असल में दूध की गाड़ी है। मोंटी डेयरी फार्म की गाड़ियां हर हफ्ते शहर से बाहर जाती हैं। सुना है दूध के कनस्तरों के नीचे नोट होते हैं। नेहा की आंखों में चमक आ गई। गुड जॉब सोनू, रामदीन ने चिंता जताई। लेकिन मैडम, हम उसे रोकेंगे कैसे? आपके पास पावर नहीं है। अगर हमने गाड़ी रोकी तो डकैती का इल्जाम लग जाएगा। नेहा मुस्कुराई, एक शातिर मुस्कान। हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, रामदीन जनता रोकेगी, और जब जनता कुछ करती है तो वह डकैती नहीं, क्रांति होती है। योजना बहुत ही रिस्की थी। 2 दिन बाद शहर के बीचों बीच एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकलने वाला था। सड़कों पर हजारों की भीड़ होने वाली थी।
नेहा को खबर मिली कि मोंटी सिंह इसी भीड़ का फायदा उठाकर अपनी दूध की गाड़ी, जिसमें करोड़ों का काला धन था, शहर से बाहर निकालने वाला है। नेहा ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का सोचा जो बंदूक से भी तेज था, सोशल मीडिया। उसने एक नया अकाउंट बनाया, सच्चाई की आवाज। जुलूस वाले दिन नेहा और सोनू अलग अलग जगहों पर तैनात थे। नेहा एक ऊंची इमारत की छत पर थी, हाथ में दूरबीन और कैमरा लेकर। जैसे ही मोंटी डेयरी का बड़ा ट्रक भीड़ के बीच फंसा, सोनू ने अपना काम शुरू किया। उसने अपने 50 रिक्शा वाले दोस्तों के साथ मिलकर जानबूझकर ट्रक के आगे जाम लगा दिया। ट्रक ड्राइवर घबरा गया, वह हॉर्न बजाने लगा। तभी नेहा ने छत से फेसबुक लाइव शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सस्पेंडेड एसपी नेहा शर्मा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि आपके शहर का पैसा कैसे चोरी हो रहा है। मेरे सामने जो यह दूध का ट्रक खड़ा है, इसमें दूध नहीं, आपके खून पसीने की कमाई है। लाइव वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। हजारों लोग जुड़ने लगे। सड़क पर सोनू ने चिल्लाया, अरे देखो, दूध के ट्रक से क्या टपक रहा है। उसने चुपके से ट्रक की टंकी में एक छेद कर दिया था, जो प्लान का हिस्सा था। लेकिन वहां से दूध नहीं, बल्कि एक अजीब सा लिक्विड शराब टपक रहा था। और तभी एक कनस्तर लुढ़क कर गिरा और उसका ढक्कन खुला। भीड़ ने देखा कि दूध की जगह नोटों की गड्डियां बाहर गिरी। हड़कंप मच गया। नोट नोट लोग चिल्लाने लगे। नेहा ने लाइव वीडियो में कहा, दोस्तों, यह है मोंटी सिंह का सच। पुलिस नहीं आ रही है, अब आप ही गवाह हैं। भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने ट्रक को घेर लिया। ड्राइवर और मोंटी के गुंडे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रिक्शे वालों ने उन्हें दबोच लिया। इसी बीच मोंटी सिंह अपने घर पर बैठकर यह लाइव वीडियो देख रहा था। उसके हाथ से विस्की का गिलास गिर गया। नहीं, यह औरत मरवाएगी। मौके पर मीडिया पहुंच चुकी थी। जनता नोटों के बंडल हवा में लहराकर दिखा रही थी। अब कोई डीआईजी, कोई मंत्री इसे छिपा नहीं सकता था। सबूत सबके सामने था। दबाव इतना बड़ा कि मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। अगले 2 घंटों के अंदर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची। ट्रक से कुल 50 करोड़ कैश और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए। पकड़े गए ड्राइवर ने पुलिस की मार पड़ते ही सब उगल दिया। यह मोंटी सिंह का माल है और वह डीएसपी साहब भी इसमें मिले हुए हैं। शाम होते होते बाजी पलट गई। पुलिस मोंटी सिंह के आलीशान बंगले पर पहुंची। इस बार लीड करने वाली कोई और नहीं, बल्कि नेहा शर्मा थी। मुख्यमंत्री ने विशेष आदेश देकर नेहा का सस्पेंशन तुरंत रद्द कर दिया था और उसे केस की कमान सौंपी थी। नेहा ने मोंटी के घर का दरवाजा खटखटाया नहीं, सीधे लात मारकर खोला। मोंटी सिंह अपना बैग पैक करके भागने की फिराक में था। वह नेहा को देखकर ठिठक गया। नेहा उसके पास गई। अब उसके बदन पर फिर से वही खाकी वर्दी थी, वही सितारे चमक रहे थे। क्यों मोंटी जी, कहीं जाने की तैयारी है? मैंने सुना है जेल की हवा आजकल बहुत अच्छी है। मोंटी ने भागने की कोशिश की, लेकिन रामदीन ने उसे दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। नेहा ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली। ये हथकड़ी मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बनी थी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। उसने मोंटी के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे खींचते हुए बाहर लाई। बाहर मीडिया का जमावड़ा था। फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आप पर इतने इल्जाम लगे, आपको सस्पेंड किया गया, आपको कैसा लग रहा है? नेहा ने मोंटी सिंह को पुलिस वैन में धकेला और कैमरे की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक सुकून भी था। देखिए, नेहा ने शांत स्वर में कहा, वर्दी पर कीचड़ उछाला जा सकता है, उसे गंदा किया जा सकता है, लेकिन अगर पहनने वाले का जमीर साफ हो तो वह कीचड़ धुल जाता है। आज सिर्फ एक मुजरिम नहीं पकड़ा गया, आज इस शहर का भरोसा वापस जीता गया है। 1 महीने बाद सुबह का वक्त था। हल्की धूप और सड़क पर भागती जिंदगी। एक ई रिक्शा स्टैंड के पास से गुजरा। उसे सोनू चला रहा था। पीछे एक सवारी बैठी थी। पुलिस नाके पर हवलदार ने हाथ दिया। सोनू ने रिक्शा रोका। हवलदार मुस्कुराया, कागज दिखाओ भाई। सोनू ने कागज दिखाए। हवलदार ने चेक किए और वापस कर दिए। जाओ, कोई पैसा नहीं, कोई गाली नहीं, कोई डंडा नहीं। सोनू ने मुस्कुराकर ऊपर देखा, जहां चौराहे पर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था। उस पर पुलिस का स्लोगन लिखा था, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। और कहीं दूर एसपी ऑफिस में नेहा शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी एक नई फाइल पढ़ रही थी। उसके टेबल पर एक छोटा सा खिलौना रिक्शा रखा था, उसकी सबसे बड़ी जीत की निशानी। रामदीन चाय लेकर आया मैडम। चाय। नेहा ने चाय की चुस्की ली। रामदीन, आज चाय में चीनी कम है, सेहत के लिए अच्छा है मैडम। दोनों हंस पड़े। बाहर शहर चल रहा था बिना किसी डर के, क्योंकि उन्हें पता था उनकी हिफाजत के लिए एक शेरनी बैठी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाना ना भूलें। अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।